brought to you by Kuku FM. Download the app now. पाकिस्तान में एक बड़े उम्दा और क्रांतिकारी शायर हुए हबीब जालिब। वो एक नज़्म में लिखते हैं, और सब भूल गए हर्फ ए सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। न सिले की न सताइश की तमन्ना हमको, हक में लोगों के हमारी तो है आदत लिखना। हर्फ ए सदाकत यानी सच्चाई के शब्द। अगर सताए हुओं के हक में बोलने पर पाबंदी हो तो क्या करना चाहिए? पाबंदी माननी चाहिए या उस फरमान की मुखालफत करनी चाहिए? आज हम जो प्रकरण आपको बताने जा रहे हैं वो इसी सवाल से जुड़ा है। मामला है टोक्यो ओलंपिक्स। यहाँ बीते रोज़ 25 साल की एक खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता। वो अवार्ड लेने पोडियम पर आई। वहाँ उसने अपनी दोनों बाहें ऊपर को उठाईं और कलाइयों को जोड़कर हवा में एक निशान बनाया। क्या था इस निशान का मतलब? किसके लिए बनाया गया था ये? क्यों इसके चलते उस खिलाड़ी पर सज़ा की तलवार लटक रही है? क्या है ये पूरा मामला? विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं इतिहास से। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एक विश्वविद्यालय है, सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी। 17 अक्टूबर 2005 की बात है। इस यूनिवर्सिटी ने 20 फुट ऊंची 2 मूर्तियों का अनावरण किया। मूर्तियों में ढाले गए थे 2 पुरुष किरदार, एकाग्र मुद्रा में अपनी जगह पर खड़े, हवा में उठा हुआ एक हाथ, भिजी हुई मुट्ठी। ये दोनों प्रतिमाएं मात्र स्टैचू नहीं, इतिहास का एक गौरवशाली परचम थी। ये मूर्तियां उस क्षण की गवाह थी जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया था। इस एक क्षण से कई पीढ़ियों ने प्रेरणा पाई थी। ये मूर्तियां थीं सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 पुराने छात्रों की। उनके नाम थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। क्या किया था इन लोगों ने? ये बात है 53 साल पुरानी, सन 1968 की। उस बरस मेक्सिको सिटी ने ओलंपिक्स खेलों की मेज़बानी की थी। यहाँ 24 साल के टॉमी स्मिथ ने 19.83 सेकंड्स में 200 मीटर की स्पर्धा पूरी की और गोल्ड मेडल जीता। इसी मुकाबले में तीसरे नंबर पर रहकर कांस्य पदक जीता जॉन कार्लोस ने। टॉमी और जॉन दोनों ही अमेरिकी धावक थे। मुकाबले के बाद मेडल सेरेमनी में दोनों खिलाड़ियों को पदक दिया जाना था, यानी अब जीत हार की धुकधुकी खत्म हो चुकी थी। अब मेहनत के फल को चखने का समय था। मगर टॉमी और जॉन, इन दोनों की धड़कनें तेज थीं। उनका मिशन तो अब शुरू हुआ था। मन में कुछ ठान कर वो पोडियम की ओर बढ़ गए। ओलंपिक्स खेलों की एक परंपरा है, गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को पदक दिए जाते समय उसके देश के राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है। तो उस दिन जब स्टेडियम में अमेरिकी नेशनल एंथम स्टार स्पेंगल्ड बैनर की धुन बजनी शुरू हुई, तभी एक करिश्मा हुआ। मेडल रिसीव करने के पहले और तीसरे पायदान पर खड़े टॉमी और जॉन ने अपना सिर झुकाया और अपना एक हाथ हवा में तानकर मुट्ठियां भींचे खड़े हो गए। और तब लोगों की नज़र गई उनके पैरों पर। देखा, दोनों केवल मोजा पहनकर पोडियम पर खड़े हैं। ये सब हाथ तानना, काले ग्लव्स पहनकर मुट्ठी भींचना, बिना जूतों के उनके पांव, उनमें डले काले मोजे, ये सब एक बगावत के उपकरण थे। ये विद्रोह था सामाजिक अन्याय के विरुद्ध, अमेरिका में होने वाले नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध। इन दोनों खिलाड़ियों ने उस रोज़ अपने शरीर को ब्लैक पावर का परचम बना लिया था। क्या था इसका बैकग्राउंड? इस दौर में अमेरिका के भीतर ब्लैक अधिकारों के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। इसके सबसे बड़े नायकों में एक थे मार्टिन लूथर किंग। ओलंपिक्स के आयोजन से 6 महीने पहले 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई।
टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 1968 के ओलंपिक्स में जो किया उसका संबंध अमेरिका में चल रहे उसी सिविल राइट्स मूवमेंट से था। उनके नंगे पांव और उनमें दिख रहे काले मोजे ब्लैक कम्युनिटी की गरीबी का प्रतीक थे। टॉमी के गले का काला स्कार्फ ब्लैक प्राइड का प्रतीक था। जॉन के गले में डला बीड्स नेकलेस लिंच करके मार दिए गए ब्लैक्स का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हवा में तने उनके मुट्ठी बंद हाथ ब्लैक अधिकारों के प्रति एकजुटता का संकेत दे रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने खेल के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के विकृत नस्लीय भेदभाव की पोल खोल दी थी, उसे शर्मसार कर दिया था। टॉमी और जॉन रातों रात आइकन बन गए। महान अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा कि उन दोनों ने सदी का सबसे साहसी कारनामा कर दिखाया है। टॉमी और जॉन को मोहब्बत के साथ साथ नफरत भी खूब मिली। अमेरिका के रेसिस्ट वाइट धड़े ने टॉमी और जॉन को गालियां दी, उन्हें जान से मारे जाने की धमकियां मिली। खुद आईओसी के तत्कालीन प्रेसिडेंट एवरी ब्रंडेज के कहने पर टॉमी और जॉन को मैक्सिको से निकाल फेंका गया। इतनी नफरत मिली उन्हें कि सामान्य जीवन जीना सपना बन गया। लोग लिफाफे में मरे हुए चूहे भरकर डाक से पार्सल भेजा करते उन्हें। एक की शादी टूट गई, एक की पत्नी ने आत्महत्या कर ली, एक की माँ हार्ट अटैक से मारी गई। उन्हें कोई नौकरी पर नहीं रखता था, कार धोने तक का काम नहीं देता था, बिजली बिल भरने, खाना पकाने के लिए गैस खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्हें फर्नीचर काट कर उसकी लकड़ियों से खाना पकाना पड़ता था। टॉमी के भाई की स्कॉलरशिप छीन ली गई। उसके कुछ भाई जो फुटबॉल खेलते थे स्कूल की टीम में, समझिए उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। इन सब के अलावा मारे जाने का डर अलग, हर पल इस अंदेशे में जीना कि पता नहीं कौन कब मार डाले। यहाँ तक कि पोडियम में उनके साथ खड़े हुए सिल्वर मेडल जीतने वाले ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पीटर नॉर्मन तक को नहीं बख्शा गया। 1972 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के बावजूद नॉर्मन को टीम में शामिल नहीं किया गया, जबकि नॉर्मन ने प्रोटेस्ट में हिस्सा तक नहीं लिया था। जैसे जैसे समय बीता, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कल्ट बनते गए। स्टैंड लेने के लिए उन्होंने बेशक बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत कुछ खोया, गुर्बत और फाका कशी में दिन बिताए, मगर अब उनके किए की मिसाल दी जाती है। यानी जो कल विलन था अब सुपर हीरो है। अब सवाल है कि हम ये इतिहास आज क्यों सुना रहे हैं। इसकी वजह है ओलंपिक से आई एक और प्रोटेस्ट की खबर। यह घटना है बीते रोज यानी 1 अगस्त 2021 की। टोक्यो ओलंपिक्स में शॉट पुट का मुकाबला हो रहा था। इसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है रेवेन सॉन्डर्स। पदक लेने के लिए रेवेन मेडल सेरेमनी में पहुंची, यहाँ मेडल रिसीव किया। फिर पोडियम पर खड़े खड़े रेवेन ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और कलाइयों को जोड़कर क्रॉस का निशान बनाया। और इस तरह रेवेन टोक्यो ओलंपिक्स में पोडियम प्रोटेस्ट करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। रेवेन के इस प्रतीकात्मक विरोध का मुद्दा क्या था? रेवेन अमेरिका की हैं, ब्लैक हैं, समलैंगिक हैं। ब्लैक और समलैंगिक दोनों ही सताए हुए वर्ग हैं। रेवेन के मुताबिक उनके द्वारा बनाया गया क्रॉस एक इंटरसेक्शन है, एक ऐसा चौराहा जहां आकर हर तरह के दबे कुचले और उपेक्षित लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ये पहला मौका नहीं जब रेवेन का नाम सुर्खियों में आया हो। आप सुपर हीरो हल्क को जानते हैं। रेवेन हल्क के चेहरे वाला एक खास तरह का मास्क पहनती हैं। इस मास्क का डिज़ाइन देखने में ऐसा है जैसा बैटमैन फिल्म में जोकर ने पहना था। और इस अनोखे मास्क की खूब बातें होती हैं। इसके अलावा रेवेन का हेयर स्टाइल भी काफ़ी कलरफुल है और उसके प्रति भी लोगों का काफ़ी ध्यान आकर्षित होता है। उनके आधे बाल हरे रंग के और बाकी आधे बैंगनी रंग के हैं।
पहले उनके पूरे बाल हरे रंग के हुआ करते थे, लेकिन ओलंपिक्स में पहुंचने से पहले उन्होंने क्या किया कि आधे बाल हरे रंग के रंगवाए और आधे बाल रंगवाए बैंगनी रंग के, और कहा कि मैं लोगों को सरप्राइज करना चाहती थी। हर कोई ये सोच रहा था कि मैं तो हरे बालों में आऊँगी, तो इसलिए मैंने उनको एक कॉम्बो दिया, झटका दिया कि हाँ मैं कुछ अलग चीज़ें भी ट्राई कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें उनके लिए खुद को अभिव्यक्त करने का जरिया है, अपनी ब्लैक आइडेंटिटी और समलैंगिक पहचान को एंजॉय करना, खुलकर बोल्डनेस के साथ अपनी पर्सनैलिटी सामने रखना, ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें कोई दब्बूपना नहीं है, जिसमें अपनी लाइफ चॉइसेस के साथ बिंदास सिर उठाकर जीने का मादा है, किसी के जज किए जाने की कोई परवाह नहीं है। वो मानसिक स्वास्थ्य पर भी जागरूकता फैलाती आई हैं। खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की, पदक जीतने की अपेक्षाएं होती हैं। कई बार अपेक्षाओं का ये बोझ मानसिक तौर पर बहुत थका देता है, इंसान को पस्त कर देता है, अवसादग्रस्त कर देता है। रेवेन इस मसले पर भी खूब बातें करती हैं, बताती हैं कि 2018 में वो किस तरह मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतों से जूझ रही थी। वो इतने अवसाद में थी कि आत्महत्या करने की सोचती थी, मगर फिर उन्होंने थेरेपिस्ट की मदद ली। इससे उन्हें अपनी पहचान को डिस्कवर करने, अपने जीवन का बैलेंस खोजने में मदद मिली, खुद से प्यार करने में मदद मिली, और इसीलिए रेवेन अब मेंटल हेल्थ पर खूब अवेयरनेस फैलाती हैं, इसकी अहमियत पर बात करती हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर स्टैंड लेते हुए रेवेन ने पोडियम पर क्रॉस बनाया। इस क्रॉस का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा, ये ब्लैक लोगों के लिए है, LGBTQ कम्युनिटी के लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतों से जूझ रहा है। रेवेन ने कहा वो उम्मीद बांटना चाहती हैं। बहुत गरीबी, मेहनत और उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने ओलंपिक्स का मेडल जीता। इस पल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कईयों से प्रेरणा पाई। ऐसे ही वो चाहती हैं कि कोई उनकी यात्रा, उनकी सफलता, उनके उतार चढ़ाव से भी प्रेरणा ले। रेवेन ने क्रॉस बनाने की मंशा पर बोलते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैं कई लोगों को प्रेरित कर सकती हूँ, छोटी बच्चियों, लड़कियों, लड़कों, LGBTQ लोगों, आत्महत्या और अवसाद के ख्यालों से जूझ रहे लोगों, मैं कईयों को प्रेरित कर सकती हूँ। ये बस मेरे लिए नहीं है, मेरे बारे में नहीं है। कई लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि अगर आप मजबूत हैं तो ठीक है, और अगर आप हर हमेशा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते तब भी ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। मानसिक समस्याओं से उबरने के लिए थेरेपिस्ट की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। रेवेन की कही किसी बात में कोई खोट नहीं। उन्होंने बेहद ज़रूरी मुद्दे उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, उन्हें सज़ा दी जा सकती है। क्यों? इसकी वजह है ओलंपिक्स के नियम कायदे। ओलंपिक्स कमेटी का कहना है कि वो एक गैर राजनीतिक बॉडी है। उनका काम है दुनिया के देशों को एक दूसरे के साथ लाना, खेल और खेल भावना का जश्न मनाना, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाना। इसी आधार पर IOC चार्टर की नियम संख्या 50 कहती है, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोपेगेंडा, ओलंपिक की साइट्स, आयोजन स्थलों या ओलंपिक आयोजन से जुड़ी किसी जगह पर किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, फिर चाहे वो राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा हो। इसी नियम के आधार पर ओलंपिक्स कमेटी आयोजन स्थलों पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं देती, मगर कई लोग इसकी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि ओलंपिक्स सबसे बड़ा खेल आयोजन है। अगर कोई खिलाड़ी इस मंच पर किसी अन्याय या कुप्रथा का सांकेतिक विरोध करना चाहे, शांतिपूर्ण तरीके से उस मुद्दे को दुनिया के आगे रखना चाहे, तो उसे इसकी इजाज़त होनी चाहिए। खासकर ऐसे मुद्दों में जो ब्लैक एंड वाइट हैं, मसलन नस्लीय भेदभाव का विरोध, लैंगिक समानता का समर्थन, समलैंगिक अधिकारों के प्रति एकजुटता। ऐसे ज़रूरी मुद्दों के सामने रखे जाने में किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है? कोई भी संवेदनशील, तर्कशील व्यक्ति इन चीज़ों का विरोध कैसे कर सकता है?
जब दुनिया का एक बड़ा धड़ा इस भेदभाव का भुक्तभोगी हो और कोई एथलीट सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के पटल से इन मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना चाहता हो तो आईओसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। ऐसे ही तर्कों के आधार पर कई खिलाड़ी समय समय पर आईओसी का ये नियम तोड़ते आए हैं, ये जानते हुए कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये नियम और भी कई टूर्नामेंट्स में लागू हैं, मगर बीते कुछ समय से इस नियम के आपत्तिजनक होने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। मिसाल के लिए एक कॉन्ट्रास्ट देखिए, 2019 के पैन अमेरिकन गेम्स की बात है। यहाँ भी प्रोटेस्ट ना करने वाला नियम लागू होता है, मगर अमेरिका की खिलाड़ी ग्वेन बेरी ने इस नियम की अनदेखी करते हुए प्रोटेस्ट स्वरूप अपनी मुट्ठी उठाई। कुछ और खिलाड़ियों ने ब्लैक राइट्स के समर्थन में घुटने के बल बैठ गए। USOPC यानी यूएस ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी ने इन खिलाड़ियों को सज़ा देते हुए 1 साल के प्रोबेशन पर डाल दिया। लेकिन फिर 2020 में अमेरिका के भीतर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई। इस घटना ने ब्लैक राइट्स और ब्लैक एक्टिविज्म को बड़े मूवमेंट में तब्दील कर दिया। ब्लैक्स के साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरत बन गई। इन बदले हुए हालातों में टूर्नामेंट्स के भीतर खिलाड़ियों द्वारा किए जाने वाले प्रोटेस्ट पर भी राय बदली। USOPC ने कहा कि वो अब प्रोटेस्ट करने वाले एथलीट्स पर कार्रवाई नहीं करेगा। इसके बाद IOC पर भी रूल 50 को ख़त्म करने का दबाव बना। IOC ने इसके लिए एक सर्वे करवाया, मगर IOC के इस सर्वे पर बहुत सवाल उठे। आलोचकों ने कहा सर्वे में 14% रिस्पॉन्डर तो चीन के थे। चीन कतई नहीं चाहेगा कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में किसी प्रोटेस्ट की अनुमति हो, बल्कि वो तो कभी कहीं पर भी उसके बारे में प्रोटेस्ट हो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की दर्जनों वजह हैं। मसलन तिब्बत पर कब्जा, हांगकांग का दमन, ताइवान के साथ दिखाई जाने वाली गुंडागर्दी, शिनजियांग में उइगरों के साथ हो रहा नरसंहार। कोई ताज्जुब नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक चाइनीज एथलीट्स प्रोटेस्ट को ही गलत बताएंगे। यूरोपियन यूनियन के एथलीट्स ने IOC के इस सर्वे की खूब मजम्मत की। EU एथलीट्स बोले कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मानवाधिकार का मसला है। एथलीट्स से प्रोटेस्ट का अधिकार छीनकर IOC मानवाधिकार उल्लंघन कर रहा है। ढेरों आलोचनाओं और सवालों के बावजूद IOC अड़ा रहा। हाँ, उसने इतना ज़रूर किया कि प्रतियोगिता की शुरुआत के पहले थोड़े बहुत प्रोटेस्ट की परमिशन दी। ये भी कहा कि खिलाड़ी चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात, अपना नज़रिया सामने रख सकते हैं, मगर पोडियम पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की अनुमति अब भी नहीं दी गई। IOC के ये नियम दशकों पुराने हैं और इन नियमों से भी पुराना है प्रोटेस्ट का इतिहास। मसलन साल 1906 का एथेंस ओलंपिक्स, इसमें हिस्सा ले रहे एक एथलीट थे पीटर ओकॉनर। पीटर आयरिश थे, मगर उन्हें ब्रिटिश झंडे तले भागीदारी करनी पड़ी थी। इस दौर में आयरलैंड के ब्रिटेन से अलग होने, आज़ाद देश होने की मुहिम शुरू हो चुकी थी। इसी क्रम में पीटर ने भी आयरिश कॉज के प्रति अपना समर्थन दिखाया। वो ओलंपिक्स में फ्लैग पोस्ट के ऊपर चढ़ गए और वहाँ आयरिश झंडा फहरा दिया। बाकी ओलंपिक्स प्रोटेस्ट्स के अतीत का सबसे चर्चित प्रकरण टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का किस्सा तो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। IOC अब अपने नियमों का हवाला देकर रेवन सॉन्डर्स पर भी कार्रवाई कर सकता है। 2 अगस्त को IOC के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने इस प्रकरण पर टिप्पणी की। मार्क बोले कि IOC इस वाकये की तफ्तीश कर रहा है। इसे लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक कमेटी और वर्ल्ड एथलेटिक्स से मशविरा किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। हालांकि मार्क ने ये नहीं बताया कि सज़ा कब दी जाएगी, क्या दी जाएगी। IOC सज़ा दे या ना दे, रेवन सॉन्डर्स का उद्देश्य पूरा हो चुका है। वो चाहती थी कि प्रोटेस्ट के बहाने उनके उठाए मुद्दों पर बात हो, और देखिए बात हो रही है। ये था बड़ी खबर सेगमेंट। जाते जाते बात आपदाओं की।
तुर्की के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग की शुरुआत 27 जुलाई को हुई। 5 दिन के भीतर 111 से ज़्यादा जगहों पर आग फैल गई। इस आग में दर्जनों गांव जल चुके हैं। अब तक 8 लोगों के जलकर मरने की पुष्टि हो चुकी है। सैकड़ों की संख्या में जानवर झुलसकर मारे गए हैं। यही हाल इटली और ग्रीस का भी है। जानकारों के मुताबिक ये क्लाइमेट चेंज का असर है। पूरे दक्षिणी यूरोप में हीट वेव, गर्म हवा चल रही है। जानकारों के मुताबिक ये क्लाइमेट चेंज का असर है। पूरे दक्षिणी यूरोप में हीट वेव चल रही है। नॉर्थ अफ्रीका से आ रही गर्म हवाओं के चलते वाइल्ड फायर्स और भड़क रहे हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।